नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल एक बहुत छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। हमने कार्य का व्यंजक आपके लिए बताया था यहाँ क्लास में, और आपसे बोला था कि इसके आधार पर आप विभव निकालिए द्विध्रुव की। और कंटिन्यू वही आ रहा है। 4 बच्चों का आंसर आया, अमन का, उपमा का, दीपक का और श्रेया सिंह का। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया, पर ये तो निश्चित है कि कई बच्चे देख रहे हैं, तो देख कई बच्चे रहे हैं इसके अलावा। और होता है कि जैसे मतलब आपको थोड़ा सा असहाय महसूस हुए, कुछ बच्चे डर के मारे आंसर नहीं भेजते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि अगर आप गलत आंसर भेजोगे, तभी उस गलत आंसर पे जो डिस्कशन होगा हमारा और आपका, उसी के बाद आपको भौतिकी समझ में आना प्रारंभ होगी। तो इसलिए आपका आंसर चाहे सही आए चाहे गलत आए, उसे ज़रूर मुझे भेजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डर लग रहा है, जैसे मतलब कुछ बच्चे ग्रुप में भेजने से इसलिए डरते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं कि हमारा आंसर गलत हुआ तो मजाक उड़ जाएगा, तो अगर आप डर रहे हो तो शुरुआती 1-2 आंसर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि 1-2 बार जब क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा ना, तो आप अपने आप आपके मन का डर निकल जाएगा और आप डायरेक्ट ग्रुप में डालना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के ही जो मतलब विभव निकालना था, उसी पर आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हल्का सा। आपको अगर याद होगा, थोड़ा सा पिछला दिखा दूं मैं आपको, तो कार्य का व्यंजक W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 था। कि यानी कि जब वो भाई उस पर आप रखोगे द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, तो वो कैसी गति करेगा? घूर्णी गति। अब जब वो घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है, तो वो घूमता रहेगा आपका। तो एक कोण से दूसरे कोण तक जो घुमाने में आप विस्थापित करने में या घुमाने में उसको जो भी कार्य करोगे, उस कार्य का व्यंजक आता है W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अच्छा, घुमाने के लिए किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये भी बात सही है। अब स्थितिज ऊर्जा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक बार चित्र को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इस चित्र में आप एक कल्पना करिए कि अगर इसको हम बिल्कुल फ्री छोड़ दें इसी कोण पर, जिस कोण पर अभी आपको दिख रहा है, तो ये कैसा होगा? इस क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा या इस क्षेत्र के समांतर? भाई आप अगर ध्यान से सोचोगे तो ऋण आवेश को धनावेश आकर्षित करेगा और धनावेश को ऋणावेश, जिससे ये क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, लंबवत कभी भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यानी कि ये समांतर होने के लिए घूर्णन करेगा। अब जब ये समांतर होने के लिए जब इस पर बलयुग्म टाउ लग रहा है, तो हम बाहर से एक इसके विपरीत बलयुग्म लगा दें। ये प्रयास क्या कर रहा है? समांतर होने का, और हम इसे लंबवत ले जाने के लिए बलयुग्म लगाते हैं। तो अगर हमारा बाहर से लगाया गया बलयुग्म पहले वाले बलयुग्म के बराबर हुआ, तब तो ये उसी स्थिति में रुका रहेगा। पर बाहर वाला बलयुग्म अगर पहले वाले बलयुग्म से ज़्यादा हुआ, तभी ये विपरीत दिशा में घूमेगा, और अगर कम हुआ तो विपरीत दिशा में नहीं घूमेगा, अपनी ही दिशा में घूमता चला जाएगा। तो अगर बाहरी बलयुग्म पहले वाले बलयुग्म से ज़्यादा हुआ, तब हम इसे घुमा सकते हैं। और इतना ज़्यादा बलयुग्म लगाने के लिए हमें कुछ न कुछ अपना बल लगाना पड़ेगा, और जब हम अपना बल लगाएंगे तो हम कुछ न कुछ इस पर कार्य करेंगे, कोणीय विस्थापन प्राप्त करके, बल गुणे विस्थापन से। और जब हम कार्य करेंगे तो यही किया गया कार्य ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ से जनरेट होती है, इसमें कहाँ से उत्पन्न होती है या कहाँ से कन्वर्ट होकर आती है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं। मैंने कल इस व्यंजक में आपको बताया था कि 2 स्थितियां इसकी हो सकती हैं द्विध्रुव की, या तो ये समांतर है और समांतर से आप घुमाकर कहीं ले जा रहे हो, तब स्थितिज ऊर्जा आप निकाल सकते हो, या कि विद्युत क्षेत्र के आप लंबवत मान लीजिए, फिर इसे घुमाकर कहीं आप ले जा रहे हो, है ना, तब थीटा 2 दूसरा कोण आप रखकर तब इसका विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। और दोनों ही स्थितियों में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सही हैं। जब आप समांतर से ले जाओगे तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। और जब आप लंबवत से लेकर आओगे तो आपकी स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी? ऋणात्मक, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आज के सबसे पहले आपको कार्य का यही व्यंजक लिखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मैं समांतर से किसी कोण तक इसे घुमा कर ले जा रहा हूँ, तो समांतर पहले था तो θ1 कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री, और उसके बाद मैं घुमा के किसी कोण थीटा तक ले जा रहा हूँ तो θ2 आपका कितना आ जाएगा थीटा। तो कल वाले व्यंजक में जब मैं θ1 का मान 0 रखा तो कितना आ गया cos 0 का मान 1। अच्छा, जब θ2 का मान मैंने थीटा रख दिया तो दूसरा क्या आ गया माइनस cos थीटा। तो इसीलिए किया गया कार्य W बराबर P इंटू 1 माइनस cos थीटा, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होगा। ठीक है, तो ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की जो प्रिफर्ड बुक है वो है NCERT बुक, और NCERT बुक के साथ साथ कई और बुक्स में यही बताया गया है कि कोण आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो, मतलब पहला वाला कोण चाहे 0 चाहे 90, पर प्राकृतिक तौर पर अपन लोग 90 डिग्री को ही परिभाषा के रूप में लेते हैं। तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी द्विध्रुव की, कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत से किसी कोण तक घुमाने में किए गए कार्य ही द्विध्रुव के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो पहला कोण मैं 90 लूँगा इसके लिए परिभाषा के आधार पर, तो θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर मैंने थीटा ले लिया जिस कोण तक हम घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो U बराबर PE 0 माइनस cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहला θ1 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान कितना होता है आपका 0। ठीक है, अब 0 में से माइनस cos थीटा घटाओगे तो क्या आ जाएगा U बराबर माइनस PE cos थीटा। यही है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले आप पूरा चित्र बनाओगे, जैसा मैंने पहले बताया था उसकी थ्योरी लिखोगे, और फिर पहले कार्य का व्यंजक आप निकाल लोगे, और कार्य का व्यंजक निकालने के बाद ये परिभाषा जो नीले कलर से आपकी लिखी है लिख के और इतना आप कर दोगे, यही आपका व्यंजक आ जाएगा। कभी कभी अधिकतम और न्यूनतम को भी पूछ लेता है कि कब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी और कब न्यूनतम, मतलब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और न्यूनतम। तो देखिए, जब भी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात जुड़े होते हैं किसी फार्मूले में, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात के अधिकतम और न्यूनतम मान पर ही उस राशि का अधिकतम और न्यूनतम मान निर्भर करता है। तो cos थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना कितना होता है, cos 0 पर अधिकतम मान होता है जो कि 1 होता है, और cos 90 पर न्यूनतम मान जो कि कितना होता है 0। तो जब मैक्सिमम वैल्यू को देखने जाएंगे अपन तो थीटा बराबर कितना रख देंगे 0, तो U बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी थीटा बराबर 0 डिग्री, जिससे cos 0 का मान कितना आ जाएगा 1 का गुणा माइनस P में आप करोगे तो U बराबर माइनस PE आ जाएगा। ये अधिकतम वैल्यू हो गई। और न्यूनतम वैल्यू को देखने जाएंगे तो थीटा कितना रख देंगे 90 डिग्री, है ना, तो उसमें आपका क्या होगा U बराबर कितना आ जाएगा 0। अच्छा, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू रखी हुई है, ये उसके अंकीय मान जो होगा उसके आधार पर अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू है। ठीक है, कि अंकीय मान कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अधिकतम वैल्यू मान लीजिए -8 आ गया है और न्यूनतम वैल्यू तो 0 ही है, तो -8 को हम बड़ा मान रहे हैं परिमाण उसका निकाल कर मॉड, तो -7 का मॉड कितना आएगा +7, और 7 हमेशा 0 से बड़ा है इसलिए अधिकतम मान उसे मान लिया है। पर अगर चिन्ह के हिसाब से आप देखने जाओगे तो आपको मालूम है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव शून्य से क्या होती हैं छोटी, इसीलिए U बराबर -PE जो है ये ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि छोटी होगी किससे, U बराबर 0 से। तो ये चीज़ें, ये परिस्थितियां आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी अगर कभी भी आता है, तो ध्यान से इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि वो क्या चीज़ पूछा है आपसे और कैसे पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। एक होमवर्क आपके लिए है छोटा सा, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर लगा के मुझे भेजिएगा कि एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 कूलाम मीटर है 2 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसकी अधिकतम व न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा बताइए।
ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे लगा के मुझे भेजिएगा। आज अगले भाग में मैं बिल्कुल नए टॉपिक की बात करने जा रहा था, धारिता की। लेकिन अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने पिछले 2 चैप्टरों में कहीं भी परावैद्युतांक की चर्चा नहीं की थी। और कुछ बच्चे जब मुझसे पूछे भी कि परावैद्युतांक मैं आपको कब बताऊंगा, तो मैंने बोला था कि जब भी मैं धारिता स्टार्ट करूंगा उसके जस्ट पहले आपको परावैद्युतांक अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा परावैद्युतांक के बारे में जान लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। परावैद्युत क्या है, कैसे है, रटने के हिसाब से मैं आपको तुरंत इसकी परिभाषा वगैरह लिख दूं, आप रट लीजिए तो ठीक है, वो अलग मैटर होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे समझ जाओ कि वास्तव में परावैद्युत है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कूलाम के नियम को याद करिए। अगर 2 आवेश Q1 Q2 हैं तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई स्लाइन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा, जबकि दोनों के मध्य में क्या हो, वायु या निर्वात हो। जहां इसमें एप्सिलॉन नॉट जो जुड़ा है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, सॉरी आपेक्षिक नहीं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता आप इसे बोल सकते हो, है ना। तो जो कूलाम नियतांक था उस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करें। कूलाम नियतांक क्या होता है, 1/4 पाई गुणे 1 बटे माध्यम की विद्युतशीलता। नहीं समझ में आया, आप ऐसा पढ़ सकते हो कि ये कूलाम नियतांक 1/4 पाई स्लाइन जीरो जो है उसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/4 पाई 4 पाई, है ना, गुणे माध्यम की विद्युतशीलता। यानी कि जब माध्यम वायु या निर्वात होगा तब माध्यम की विद्युतशीलता आप एप्सिलॉन नॉट रखोगे, है ना। पर अगर मान लीजिए हमने पानी भर दिया तो पानी की विद्युतशीलता जो है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता से ज़्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे पानी के मध्य इनके मध्य कितना बल लगेगा ये निकालने के लिए 1/4 पाई स्लाइन नॉट रखते हो तो एक्चुअल बल नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस समय उन दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, वो सॉरी पानी है, ना कि वायु या निर्वात, इसलिए स्लाइन नॉट यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। आई बात समझ में। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा एक चित्र बना के मैंने आपको समझा रखा है, उसे देखिए। देखिए मान लीजिए 2 आवेश आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, तो प्लस क्यू से विद्युत बल रेखा निकलेगी और माइनस क्यू में जाएगी। और ये विद्युत बल रेखा, आपको ध्यान होगा एक गुण होता था कि विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं रबड़ के समान। तो जब ये सिकुड़ेगी तभी इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। और एक विद्युत बल रेखा है, मान लीजिए F बल लगाती हैं दोनों को आकर्षित करने के लिए, तो 4 कितनी लगाएंगी, 4F, 5 कितनी लगाएंगी, 5F, 6 कितनी लगाएंगी, 6F। तो जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लिए जाएंगी उतना ज़्यादा ये फोर्स अप्लाई करेंगी, दोनों चार्ज एक दूसरे पर, है ना। तो देखिए अब क्रम से चर्चा करते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच का माध्यम जब वायु होगा, तो वायु आप लोगों को मालूम होगा वायु और निर्वात बिल्कुल लगभग एक जैसे होते हैं, बिल्कुल विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उनको रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा मात्रा में विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। मैंने मान लिया कि दोनों के मध्य वायु या निर्वात में 10 विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो इन दोनों के मध्य का बल कितना होगा, 10F, है ना। अच्छा, फिर मान लीजिए इन दोनों के बीच मैंने पानी भर दिया, तो पानी वायु की अपेक्षा थोड़ा सघन माध्यम है, तो 10 की 10 तो विद्युत बल रेखाओं को नहीं जाने देगा पानी। मान लीजिए पानी केवल 8 विद्युत बल रेखाओं को जाने देता है, तो अब कितना बल लगेगा, 8F, क्योंकि एक विद्युत बल रेखा F बल लगा रही थी, तो 10 कितनी लगाई थी, 10F, अब केवल 8 विद्युत बल रेखाएं तो कितना बल लगा देंगी, 8F। फिर मान लीजिए उसको भी हटा के मैंने इनके बीच में बर्फ भर दिया, या कि मान लीजिए मोम भर दिया। मोम पानी की अपेक्षा और ज़्यादा सघन माध्यम है, और जब ज़्यादा अणु है वहाँ पे सघनता बढ़ गई है तो कुछ और विद्युत बल रेखाओं को रोक देंगे पानी की अपेक्षा, तो अब केवल 5 जा रही हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, वायु की स्थिति में 10 गुना बल लग रहा था, पानी की स्थिति में 8 गुना, और मोम की स्थिति में 5 गुना। तो हमें क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हमने माध्यम की सघनता बढ़ा दी तो विद्युत बल रेखाएं जो क्रॉस हो रही थी उनकी संख्या घटने लगी, इसलिए बल का मान क्या होने लगा, घटने लगा।
तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिलहाल के लिए बना लें कि माध्यम जितना घना होगा बल का मान उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर, सघनता के आधार पर हमने इसके लिए क्या कर दिया कि सघनता बढ़ाने पर बल घटेगा, इसलिए सघनता क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के मध्य लगने वाले बल के। ये पहली छोटी चीज हुई। दूसरी चीज इसी में आप समझिए, सोचिएगा, अब मान लीजिए वायु में से 10 विद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही थी, पानी में से 8 और मोम में से 5। तो हम हर पदार्थ का, हर कुचालक पदार्थ का एक गुण निर्धारित कर लें कि वह कुचालक पदार्थ अपने में से कितने विद्युत बल रेखाओं को जाने देगा, है ना। और वही उसकी क्या कहला जाती है, विद्युतशीलता। जैसे कि वायु 10 जाने दे रहा था, तो वायु की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, 10, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए वायु की विद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। इसका मतलब है कि वायु एक घन मीटर, वायु का एक घन मीटर जो है वो अपने में से इतने मात्रा में 8.85 × 10⁻12 की मात्रा में विद्युत बल रेखाओं को अपने में से क्रॉस होने देता है। यही इसकी क्या है, विद्युतशीलता। यानी कि कोई भी माध्यम अपने में से जितनी ज़्यादा मात्रा में विद्युत बल रेखाओं को क्रॉस होने देगा, उसी मात्रा को ही हम क्या बोल देते हैं, उसकी विद्युतशीलता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विद्युतशीलता थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है कि मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि जैसे जैसे आप सघनता बढ़ाओगे तो बल का मान क्या होगा, घटने लगेगा। इसीलिए लगने वाला बल जो क्या है, सघनता के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसीलिए या फिर मीडियम, ए मतलब मीडियम, सॉरी दोनों या फिर लिख दिया गया है। आप पहले वाले को माध्यम में बल मानिए, तो माध्यम में जो बल होगा उनके बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए एफ इन मीडियम इक्वल टू एफ इन एयर अपान के हो जाता है। यानी कि दो आवेशों के मध्य अगर किसी माध्यम में आपको बल निकालना हो तो वायु में दोनों के मध्य पहले बल निकाल लीजिए और फिर उसमें परावैद्युतांक का आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। मैं समझ सकता हूँ कि लगातार लेक्चर हुआ है तो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो आप 1 या 2 बार इसे रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और महत्वपूर्ण चीज़ है ये, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको मैं एक चीज़ याद दिलवाऊं, पिछले साल जब आप लोग घनत्व पढ़े थे, है ना, 11th में ध्यान होगा कि आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत के पास घनत्व बताया गया था, है ना। तो जब आपने घनत्व पढ़ा था तो वहां पे एक टॉपिक आपने और पढ़ा था, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व हम कैसे निकालते थे, याद करिए कि किसी माध्यम का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही हम क्या बोलते थे, आपेक्षिक घनत्व। तो इस परिभाषा में हमने पानी का काहे यूज किया। दरअसल बात क्या होती है बेटा, जब आपेक्षिक निकालना होता है तो किसी न किसी एक जो सर्वाधिक प्रचलित माध्यम होता है उसके सापेक्ष कितने गुना है, ये होता है आपेक्षिक, है ना। तो जैसे यहाँ पे आवेश के कंडीशन में सर्वाधिक प्रचलित चीज हम क्या लेते हैं, वायु या निर्वात। तो किसी भी चीज का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो निकालने के लिए हम अपना बेस माध्यम किसे मान लेंगे, वायु या निर्वात का को, और फिर हम आपेक्षिक घनत्व उसका निकाल देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हूं, अगर मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट जो है आपका वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आई जो है वो किसका है, बर्फ की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अलग अलग, अगर मान लीजिए दो आवेश आपके प्रेजेंट हो वायु या निर्वात में, तो आप बल निकालने जाओगे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। पर अगर वही दोनों आवेश बर्फ में हो तब आप कैसे बल निकालोगे, तब अगर बर्फ माध्यम होने पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट रखते हो तो वायु में बल हुआ, तो आपको यहाँ पे किसका एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन रखना पड़ेगा बर्फ का विद्युतशीलता, है ना। तो इसीलिए हम इसमें क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन आई Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यानी कि माध्यम बदला तो उसकी विद्युतशीलता भी हमें बदलनी पड़ेगी। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। तो एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, जबकि एप्सिलॉन आई किसकी है, बर्फ की विद्युतशीलता। पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी होगी
तो हम किसके सापेक्ष निकालेंगे? किसी एक प्रचलित माध्यम के, और सर्वाधिक प्रचलित माध्यम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वायु या निर्वात। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होगी? किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कुछ कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मान लीजिए हम आपेक्षिक विद्युतशीलता को कैपिटल के मान लें, तो कैपिटल के बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आई बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता का अनुपात। ठीक है, और यही कैपिटल टी के बच्चों परावैद्युतांक कहलाता है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो परावैद्युतांक है वो क्या है? किसी भी माध्यम की वायु के सापेक्ष विद्युतशीलता जितने गुनी होती है वही क्या होता है? परावैद्युतांक। इसीलिए परावैद्युतांक को बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए तो k बराबर एप्सिलॉन आई बटे एप्सिलॉन नॉट है। अगर एप्सिलॉन नॉट का आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आई यानी कि बर्फ का परावैद्युतांक बराबर k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मान लीजिए दो आवेशों को बर्फ के अंदर रखा गया है तो इनके मध्य लगने वाला बल अभी अभी हम लोग मौखिक पढ़ चुके थे, क्या था? फोर्स इन आइस यानी एफ आई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आई Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन आई क्यों रखा है? क्योंकि माध्यम तो आपका बर्फ है, वायु तो है नहीं, है ना, इसीलिए विद्युतशीलता किसकी रखनी पड़ेगी? बर्फ की, वायु की नहीं। समझ में आ पा रहा होगा आपको। अब अभी अभी आप लोग एप्सिलॉन आई का मान कितना निकाले हो? के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन आई की जगह पर हम के एप्सिलॉन नॉट अगर रख देते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन के आया? एफ बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। तो समझ में आया हुआ होगा अच्छे से आपको इतना। तो आप ऐसा सोचिए कि जब भी कोई माध्यम बदलेगा, एक्चुअल किसी भी क्वेश्चन में आपको उसका विद्युतशीलता नहीं दिया होता किसी माध्यम का, हमेशा उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि परावैद्युतांक दी गई होती है। तो जब आपको परावैद्युतांक दिया गया होगा तब आप ये वाले फार्मूले में रखोगे मान कि F/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। और आप छोटा सा एक काम मौखिक करके देखिए यहीं पे समझ के कि अगर हम 1/k को अलग लिख लें तो हमारा फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू 1/k, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर जो है वो क्या है? एफ इन एयर, वायु या निर्वात में बल। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? किसी माध्यम में बल बराबर 1/k गुणे वायु या निर्वात में बल। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिख के दी गई थी जो मैंने समझाया भी था पहले, लेकिन यहाँ से आपको और अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो अब जब कभी भी आपको ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पे कोई न कोई परावैद्युत वाला माध्यम होगा तो आप वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर के एप्सिलॉन नॉट नियतांक यूज करोगे, जो कि मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूँ यहाँ पे, है ना। तो जितने भी फार्मूले आए, चाहे वो बल का हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो, चाहे वो विभव का हो, हर जगह पर अगर माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है तो आप एप्सिलॉन नॉट के साथ कैपिटल के रख लोगे, जो कि माध्यम का क्या हो जाएगा? परावैद्युतांक। ठीक है, मेरे ख्याल से परावैद्युतांक से संबंधित आपकी समस्याएं दूर हो गई होंगी। छोटी छोटी चीज़ें और इसके बारे में बताना आवश्यक है, जो कि मैं आपको आगे की क्लासेज में बताऊंगा। अभी मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ धारिता। क्यों? यहाँ पे वो चीज़ें बताने पर आपको उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा, पर जब मैं कंडेंसर में परावैद्युत का यूज करके डिराइवेशन करवाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और इसे ध्यान रखिएगा, आगे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका धारिता का है।
पहले भी अपन लोगों की चर्चा हो चुकी है कि इसके बाद अपन लोग धारिता ही पढ़ेंगे। तो धारिता क्या है ये धारिता यानी कि कैपेसिटेंस क्या है भाई? वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसका मेन अर्थ वो लिखा हुआ है कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम धारिता बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक हमारे घर में दो बच्चे हैं, एक 5 साल का छुटकू सा बच्चा है और एक 12 साल का बुढ़ा बच्चा है, ठीक है ना? हाँ भाई, बुढ़ा बच्चा, हंसो नहीं इसमें। बुढ़ा बच्चा का मतलब ये होता है कि अब वो बच्चे से बड़ा होने लगा है, तो उसका बचपना लास्ट है, इसलिए बुढ़ा बच्चा बोला जाता है उसे। अब मैंने क्या किया, थाली लगाई, मैंने दोनों का आकार नहीं देखा, तो मैंने क्या किया, छोटे बच्चे वाले के थाली में 5 किलो खाना रखा और बड़े वाले के में केवल 1 किलो। दोनों खाए, जब खाकर उठे तो मैंने क्या देखा कि छोटे वाले बच्चे ने थोड़ा सा भर खाना खाया, बाकी सब छोड़ दिया, और बड़े वाला बच्चा पूरा खाने के बाद भी अभी पेट पकड़ के बैठा हुआ, भैया जी भूख लगी है और खिलाओ। तो यहाँ पे मैंने किस चीज़ का ध्यान नहीं दिया? मैंने ध्यान नहीं दिया उनके पेट के आकार का, उनके शरीर के आकार का। जिसका शरीर ज़्यादा बड़ा है उसका पेट का आकार भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसे भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, और जिसका शरीर छोटा है उसे कम आवश्यकता होगी, और मैंने उल्टा कर दिया। समझ में आई बात? तो बड़े वाले बच्चे के पेट की जो भोजन को अपने अंदर रख सकने की क्षमता थी, धारण कर सकने की क्षमता थी, वो क्या थी? ज़्यादा। और छोटे वाले की क्या थी? कम। इसीलिए छोटे वाले को कम भोजन की आवश्यकता थी और बड़े वाले को ज़्यादा। अब यही आइए आवेश के कंडीशन में सोचें। मान लीजिए हमारे पास दो गोली चालक है, एक छोटे गोले का, एक बड़े गोले का। तो जो छोटा गोला है वो कम आवेश को अपने अंदर रख पाएगा और बड़ा गोला ज़्यादा आवेश को। तो यही कम या ज़्यादा आवेश को रख सकने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? आवेश की धारण करने की क्षमता या आवेश की धारिता। तो समझ में आ गया होगा कि धारिता क्या है, ये इसका व्यवहारिक अर्थ है। ठीक है, इससे आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा कि इस कैपेसिटर का आकार बड़ा है, इसका छोटा है। फिर मैं आपसे पूछ लिया कि कौन सा कैपेसिटर हमें ज़्यादा चार्ज देगा, हमें ज़्यादा चार्ज उपलब्ध करवा सकता है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया जो कैपेसिटर बड़ा था वो ज़्यादा आवेश को अपने अंदर रख सकता है, धारिता उसकी ज़्यादा होगी, और जो छोटा है उसकी धारिता क्या होगी? कम। तो हमें ज़्यादा आवेश किससे मिलेगा? बड़े वाले कैपेसिटर से। तो ये लॉजिक वाले क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझ में आ रहे होंगे। तो धारिता मुख्यतः ये है धारण करने की क्षमता, और किस चीज़ की? आवेश की। ठीक है, तो पर ये तो व्यवहारिक चीज़ें हुई, मतलब समझने वाली बात हुई कि एक्चुअल में धारिता है क्या। पर धारिता की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझने के लिए, इसकी परिभाषा समझने के लिए आपको एक बात बताऊं। आप याद करिए कि विभव भी बराबर 1/4 पाई 0 Q/R होता था, है ना? अच्छा, अगर चालक का हम आकार छोटा बड़ा ना करें तो R का मान पूरे चालक के लिए नियत होगा आपका, है ना? और जब R का मान नियत है और 1/4 पाई 0 नियत है, तो जो विभव है वो किसके समानुपाती बचेगा? आवेश के। यानी अगर आप आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो विभव बढ़ जाएगा, या आवेश की मात्रा घटाओगे तो विभव घट जाएगा। या कि दूसरे शब्दों में हम बोलें तो किसी चालक का विभव अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर आवेश की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और विभव अगर घटाते हैं तो आवेश की मात्रा भी क्या होगी? घट जाएगी। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे थोड़ा चिन्ह मुझसे बच्चों गलत बन गया था, सॉरी, फिर से गलत हो रहा है। ये समानुपात का निशान आप लोग इसे समझिएगा, न मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो मैंने क्या बोला कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। ये तो नॉर्मली आप लोग ये विभव पढ़ चुके हो तो जानते ही हो। तो Q समानुपाती क्या हम भी लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए जब Q V के समानुपाती है तो आपको याद होगा कि समानुपात अगर हमें निशान हटाने की आवश्यकता है तो कोई ना कोई एक नियतांक जोड़ देते हैं अपन, ध्यान होगा, जोड़ते हैं ना। तो Q इक्वल टू कितना आ गया? CV, और यहां पे नियतांक हमने क्या जोड़ा? C, और ये जो नियतांक हमने जोड़ा इसी को चालक की धारिता बोलते हैं।
तो कुछ स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ पे रुक के मैं आपको एक मज़ेदार सूत्र निकलवाता हूँ मौखिक रूप से, आप कॉपी में लिख के चाहे निकालिएगा। आप थोड़ा सा बिंदु आवेश मान लो कैपिटल क्यू है, उसके कारण विभव निकालिए किसी बिंदु पर। v बराबर क्या होगा 1/4π/0 q बटे r, जहाँ r क्या है उसकी दूरी है या उसका रेडियस है, मान लीजिए अगर गोला है तो। ठीक है, अब आप क्या करिए कि v को इधर छोड़, v को इधर रहने दीजिए, सॉरी q को इधर रहने दीजिए, और बाकी जितनी चीजें उनका तिर्यक गुणा करिए। तो आपके सामने क्या आएगा 4πε0 r इंटू v बराबर q के आएगा। अब यहाँ पे v समानुपात q लिखा हुआ है, तो जो शेष बची चीजें हैं उनको कोष्टक में लिखिए और उसे नियत मान लीजिए। और उसको आप जब नियत मान लोगे तो हटा के रखिए उसे आप किनारे। तो वो जो वैल्यू आ रहा है वो ही किसका होगा, c का वैल्यू, क्योंकि v समानुपात q दिया है और फिर इसके अलावा जो भी v के साथ बचा था उसे हमने c नियतांक मान लिया है और उसी को हम धारिता नाम दे रहे हैं। तो आपके पास क्या शेष बचा था 4πε0 इंटू r, c बराबर r है ना, 4πε0 इंटू r। इसे थोड़ा सा नोट करके रखिएगा और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोली चालक के धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तुरंत आप देखोगे कि उस विधि से आया हुआ जो व्यंजक होगा इस व्यंजक के बिल्कुल बराबर आएगा। तो धारिता निकालने का ये मेथड भी बहुत ही छोटा सा मेथड है, जिसकी चर्चा हम लोग फिर से करेंगे दोबारा अगले वीडियो में। पर इसे आप करे रहो तभी उस दिन आपको समझ में आएगा ये मेथड। दूसरा वाला मेथड तो मैं आपको समझाऊंगा ही, पर ये भी जानना होगा, तो इसे आप पहले से करके देखे रहो। ठीक है, तो यहाँ से धारिता का मान क्या आ गया था 4πε0 इंटू r। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो q समानुपात v था, इसीलिए एक नियतांक हमने c जोड़ दिया, तो q इक्वल टू CV हो गया। अब हम v को अगर बटे में ले जाते हैं तो c बराबर q/v हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो c बराबर क्या मिला आपको q बटे v। अगर विभव का मान हम 1 वोल्ट ले लें और v की जगह पर 1 रखें तो c बराबर कितना हो जाएगा q। तो इससे स्पष्ट होता है परिभाषा हमारी क्या बनेगी कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा आपके सामने है, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को ही चालक की धारिता कहते हैं। आज का काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है, पर ये जब आप समझे रहोगे तभी आपको संधारित्र और धारिता अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जहाँ नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।